नेक्स्ट टॉपिक है अपना बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु आवेशों का समूह है जिससे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो सूत्र तो प्राप्त कर लिए। एक तो है हमारे पास E सदिश बराबर F/Q0 और एक है हमारे पास E इक्वल्स टू KQ/R²। तो ये दो सूत्र तो हमारे पास है। इसमें जो आवेश है वो परीक्षण आवेश है और इसमें जो आवेश है वो स्रोत आवेश है। परीक्षण आवेश क्या होता है, स्रोत आवेश क्या होता है, ये बात हम कर चुके हैं। और अब हमें बिंदु आवेशों के एक समूह के कारण, जैसे हमें इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इसके पास यहाँ एक आवेश रखा हुआ है Q1 जो R1 दूरी पर है, एक आवेश यहाँ है Q2 जो R2 दूरी पर है, एक यहाँ है Q3 जो R3 दूरी पर है। ऐसे कई सारे आवेश इसके पास रखे हुए हैं, खूब सारे आवेश हैं। यहाँ मैं Qn लिख देता हूँ, यहाँ मैं Rn लिख देता हूँ और हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है यहाँ पर। अब इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस आवेश का होगा, इस आवेश की वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा। जितने भी आवेश इस जगह के आसपास रखे हुए हैं, इस बिंदु के आसपास रखे हुए हैं, उन सब की वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा। तो पहली बात तो ये कि ये जो आवेश है ये स्रोत आवेश है या परीक्षण आवेश है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि स्रोत आवेश वो होता है जो विद्युत क्षेत्र बनाता है, परीक्षण आवेश उस विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव करता है, गति करता है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है इस आवेश का विद्युत क्षेत्र यहाँ है, इसका मतलब ये स्रोत आवेश है। कैपिटल Q स्मॉल q से हमें याद नहीं रखना कि कैपिटल Q स्रोत आवेश है, स्मॉल q परीक्षण आवेश है। आपको ऐसे याद रखना है कि जो विद्युत क्षेत्र बना रहा है वो स्रोत आवेश है। तो ये स्रोत आवेश है, इसने अपना विद्युत क्षेत्र बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ इस जगह पर विद्युत क्षेत्र इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। ये इस तरह से जैसे मान लो कि जो पंखा होता है, टेबल फैन होता है, मैं एक टेबल फैन यहाँ रख दूँ, एक टेबल फैन यहाँ रख दूँ, एक यहाँ रख दूँ, एक कई सारे टेबल फैन रख दूँ और फिर आपसे पूछूँ कि इस जगह में बताओ कौन सा टेबल फैन की हवा आ रही है, तो आप यही बोलोगे इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है। इसी तरह से कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। जितने भी आवेश इसके आसपास रखे हुए हैं सबका विद्युत क्षेत्र होगा। तो हम सूत्र कौन सा काम में लें? अब इसमें तो परीक्षण आवेश था, इसमें स्रोत आवेश था, तो हम ये वाला सूत्र काम में लेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमारे ये सारे आवेश हैं सारे स्रोत आवेश है, तो हम ये वाला सूत्र काम में लेंगे। अब इस आवेश के कारण यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा इस जगह पे E1 नाम देता हूँ उसको, वो होगा KQ1/R1²। ये वाला सूत्र काम में लिया मैंने, KQ/R²। तो K आवेश का मान Q1 है, दूरी R1 है, R1²। आप चाहो तो सदिश रूप में लिख सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ दिशा लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इस दिशा को नाम दे देता हूँ R1 के। धन आवेश है तो धन आवेश का विद्युत क्षेत्र इस जगह पे बाहर की तरफ होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि धन आवेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है। तो ये धन आवेश इसका विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर बाहर की तरफ ये ऐसा, तो इसको मैंने R1 केप नाम दे दिया। तो आप यहाँ पर R1 केप लिख सकते हो, E1 सदिश हो गया। ऐसे ही मैं E2 सदिश जब लिखूंगा तो वहाँ आवेश का मान Q2, दूरी R2 हो जाएगी, तो सूत्र हो जाएगा KQ2/R2², R2 केप। फिर ऐसे ही मैं R2 केप, आप चाहो तो इसको यहाँ पर मैं इसको R2 केप लिख सकता हूँ। E3 लिखूंगा मैं इसी तरह से, तो E3 हो जाएगा KQ3/R3², R3 केप बनाना चाहो तो आप इसको बना सकते हो, ये ऐसे R3 केप बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं लिखता जाऊँगा। EN सदिश बराबर, तो वो हो जाएगा Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, तो Qn आ जाएगा। R1, R2, R3, R4, तो यहाँ Rn आ जाएगा। R1, R2, R3, तो यहाँ Rn केप आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था? ऐसा नहीं कि अध्यारोपण का सिद्धांत किस, मैंने आपको वहाँ पे भी बोला था कि अध्यारोपण का सिद्धांत आपको हर एक टॉपिक में मिलेगा। अब यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करेंगे हम। उसके अनुसार क्या होगा कि इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसके कारण विद्युत क्षेत्र, इसके कारण विद्युत क्षेत्र, इसके कारण विद्युत क्षेत्र, अलग अलग जितने भी आवेश हैं सबके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उनका सदिश योग होगा। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से E सदिश जो आएगा हमारा वो आएगा अलग अलग जितने भी विद्युत क्षेत्र हैं अलग अलग आवेशों के कारण उन सबका सदिश योग। तो ये मैंने यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत से ये लिख दिया। बल के टाइम यहाँ पर F आया था, विद्युत क्षेत्र के टाइम यहाँ E आया है, विभव पढ़ेंगे तो यहाँ V आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगा सकते हैं अपन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश बराबर, पहला मान है KQ1/R1², R1 केप, दूसरा मान है KQ2/R2², R2 केप। ऐसा लिखते रहेंगे हम और लास्ट कहाँ तक लिखेंगे KQN/Rn², Rn केप। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन बस K ही आ रहा है, तो Q1/R1², R1 केप, Q2/R2², R2 केप, Qn/Rn², Rn केप। ठीक है, आप चाहो तो K को 1/4πε0 लिख सकते हो। तो E सदिश बराबर हो जाएगा 1/4πε0
Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, और ये लिखते रहेंगे हम Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया अपना। वापस वही बात कि जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि अध्यारोपण के सिद्धांत वाले टॉपिक हमारे उतने काम के नहीं होते, इनके न्यूमेरिकल्स फिर भी हमारे काम के होंगे। जैसे न्यूमेरिकल में क्या होगा, हमें आवेश के मान दे देंगे, ये दूरियां दे देंगे, और उसके बाद हमसे यहाँ पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके कारण विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, इसके कारण लिखेंगे, इसके कारण लिखेंगे, और फिर उनका सदिश योग कर देंगे। अब सदिश योग करने में नियम 11th में थे, तो वो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको सदिश योग के नियम बताऊंगा कि आपको योग कैसे करना है, तो उससे हमारे सवाल हो जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर अगला जो टॉपिक आएगा अपना, वो आएगा विद्युत बल रेखाएं, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके गुण और इसकी परिभाषा कई बार पेपर में पूछी गई है, और इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न भी है। तो मैं यहाँ टॉपिक लिखता हूँ, विद्युत बल रेखा भी बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा भी बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स रेखा भी बोलते हैं। 3 नाम है इसके, आपको नाम सारे याद रखने होंगे। विद्युत फ्लक्स रेखा, कभी भी थोड़ा सा पेपर टफ बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो उसका नाम चलता है उस नाम से ना देकर किसी दूसरे नाम से प्रश्न पूछ लिया जाता है, और हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया। तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं के 3 नाम हैं, विद्युत बल रेखा भी है, विद्युत क्षेत्र रेखा भी है, और विद्युत फ्लक्स रेखा भी है। देखते हैं क्या है ये। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में वह सतत व काल्पनिक रेखा है जिस पर धन आवेश गतिमान माना जाता है। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में वह सतत व काल्पनिक रेखा है जिस पर सूक्ष्म धनावेश गतिमान माना जाता है। ये विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा हो गई। यहाँ पे सूक्ष्म धनावेश गतिमान माना जाता है, सूक्ष्म धनावेश गतिमान माना जाता है, मतलब धनावेश गति कर रहा है। इसका मतलब ये कौन से आवेश की बात हुई, स्रोत आवेश की या परीक्षण आवेश की? तो परीक्षण आवेश की, क्योंकि परीक्षण आवेश ही गति करता है, स्रोत आवेश तो अपना विद्युत क्षेत्र बनाता है। समझते हैं इसको क्या है। जैसे ये एक मैंने यहाँ पर स्रोत आवेश रख दिया कैपिटल Q, इसने अपना विद्युत क्षेत्र बनाया, ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर मैं यहाँ कहीं पे भी एक परीक्षण आवेश रख देता हूँ, अब परीक्षण देखो यहाँ लिखा हुआ सूक्ष्म धन आवेश, और मैंने आपको पहले बताया था कि परीक्षण आवेश सूक्ष्म ही रहेगा, परिमाण में बहुत कम रहेगा, तो ये सूक्ष्म धन आवेश हो गया अपना, ये गतिमान माना जाता है। अब गतिमान कैसे, ये परीक्षण आवेश रखा मैंने यहाँ पर, ये इसके पास रख दिया, ये कैपिटल Q आवेश, इसके पास ही मैंने परीक्षण आवेश रख दिया। अब ये धन आवेश इस धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये वाला आवेश क्या होगा, इससे दूर भागेगा, तो ये दूर जाएगा इस तरह से, ऐसे दूर जा भागेगा इससे, तो ये इससे दूर जा रहा है, तो ये यहाँ से ऐसे दूर चला गया, इससे ऐसे। अगर मैं यहाँ रखता तो ये ऐसे दूर जाता, तो ये दूर जाते हुए एक रास्ते का अनुसरण कर रहा है। जैसे कुछ भी है, जैसे ये पेन का ढक्कन नहीं है, अब ये इस पेन से दूर जा रहा, तो ये ऐसे दूर जा रहा, तो ये इसने एक रास्ते का अनुसरण किया। अब ये रास्ता आपको दिखाई तो दे नहीं रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि मैंने ये इसको दूर लेके गया तो यहाँ कुछ निशान बनते गए, ये दूर जा रहा, तो इसने एक रास्ते का अनुसरण किया। तो इस रास्ते को ही विद्युत बल रेखा बोला गया है, कि एक जो धनावेश है जिस रास्ते का अनुसरण करता है उसको हम बल रेखा कहते हैं। अब कितनी बल रेखाएं बन सकती है, एक ही बन सकती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 तो बना ही दिए, मैं यहाँ रखता तो एक बल रेखा और बनती है। अब यहाँ अगर मैं रखूँगा तो आवेश ऐसे दूर जाएगा, यहाँ रखा तो ऐसे दूर गया, यहाँ रखूँगा तो ऐसे दूर जाएगा। कहीं भी रखूँ मैं इसके पास, क्योंकि मैं धनावेश के पास धनावेश रखता हूँ तो दूर ही भागेगा, तो वो एक अलग अलग रास्ते का अनुसरण करता हुआ इससे हमेशा दूर ही भागेगा। तो ये हमने बल रेखाएं बनाई, ये बल रेखाएं बनाई। तो कितनी बल रेखाएं बन सकती है, तो इसका आंसर है असंख्य बल रेखाएं बना सकते हैं हम, अलग अलग कई सारी जगह पर रखेंगे तो कई सारी बल रेखाएं बनेगी। तो बल रेखाएं क्या है, विद्युत क्षेत्र में वह सतत व काल्पनिक रेखाएं। अब यहाँ पर एक 2 शब्द काम लिए, एक तो सतत और एक काल्पनिक। काल्पनिक क्यों बोला गया है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि जो ढक्कन दूर जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे आपको कुछ बनता हो तो नजर आ नहीं रहा है, बस ठीक है, यहाँ पर उसने इस रास्ते का अनुसरण किया। अब मैं कहूँ इस रास्ते को मैंने बल रेखा बोल दिया है, तो आपको दिखाई तो देगी नहीं, तो इसलिए ये काल्पनिक है। तो सारी बल रेखाएं काल्पनिक है, दिखाई नहीं देगी आपको। सतत इसलिए बोला गया है कि रुक रुक के तो आवेश चलेगा नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पर ऐसे बना दूं कि एक बल रेखा ऐसी है,
यहाँ तक चली, फिर गायब हो गई, फिर वापस यहाँ से उत्पन्न हो गई, फिर चलने लगी। अब इसका मतलब क्या कि यहाँ तक तो आवेश चला Q0, फिर यहाँ गायब हो गया आवेश, यहाँ अपने आप उत्पन्न हो गया, फिर चलने लग गया। तो ऐसा संभव है ही नहीं। कोई भी इंसान चल रहा है वो ऐसा तो होता ही नहीं कि वो गायब हो गया फिर वापस अपने आप कहीं दूर जाके प्रकट हो गया फिर चलने लग गया हो। ऐसे आवेश के साथ भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ तक आवेश चला और फिर गायब हो गया, फिर यहाँ प्रकट हो गया अपने आप, वो फिर चलने लग गया। तो सतत रेखा होगी, बिल्कुल कंटिन्यूस चलेगी, लगातार आवेश चलता रहेगा ऐसे। तो ये बल रेखाएं हो गई। तो विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में वह सतत व काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पर सूक्ष्म धनावेश गतिमान माना जाता है। धनावेश जिस रास्ते का अनुसरण करता है वो रास्ता ही बल रेखाएं। अब जैसे मैं यहाँ पर ये धनावेश रख दूँ, ये धनावेश मान लिया, अब यहाँ पे बल रेखाएं ऐसी बनेगी। अब आपको दिखाई तो दे नहीं रही होगी क्योंकि काल्पनिक है। तो ये बल रेखाएं, यहाँ पर ये आवेश रखा और ये ऐसी बल रेखाएं बन रही है, चारों तरफ इसके बल रेखाएं बनेगी। तो धनावेश जिस रास्ते का अनुसरण करे उस रास्ते को ही हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर हमें एक बात और पता चल गई कि जो ये विद्युत बल रेखाएं धनावेश की, ये मेन अपना जो स्रोत आवेश था, इसकी बल रेखाएं कैसी बनी? तो इसकी बल रेखाएं बनी बाहर जाती हुई, ये बाहर जाती हुई, हर जगह से बाहर जाती हुई, क्योंकि जो सूक्ष्म धनावेश था वो बाहर की तरफ ही गति कर रहा था। तो विद्युत बल रेखाएं काम में क्या आती है हमारे? तो विद्युत बल रेखाएं हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाने के काम में आती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, जो साफ साफ इस चित्र में आपको नजर आ रहा होगा कि धनावेश की बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है। और हमने जब पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की दिशा, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि धनावेश का विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की तरफ होता है। तो देखो यहाँ पे भी बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही है। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। फैराडे ने इसकी परिकल्पना दी थी और उसने ये बताया था कि जो बल रेखा होती है उसमें जो तीर का चिन्ह है वो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। जब जैसे मैंने यहाँ पर ये तीर का चिन्ह बनाया तो ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और इसकी जो लंबाई है इस तीर की वो इसके परिमाण को व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र के परिमाण को। विद्युत क्षेत्र कम है या ज़्यादा है? कम होगा तो मैं लाइन छोटी बनाऊंगा, ज़्यादा होगा तो लाइन में बड़ी बना दूंगा। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ये ज़्यादा है, ये कम है। तो ये विद्युत बल रेखा हमारे क्या काम में आती है? विद्युत बल रेखा हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र के परिमाण को दर्शाने के काम में आती है। तो यहाँ हमने इसकी परिभाषा क्लियर करी। विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत फ्लक्स रेखा विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक तथा सतत रेखा है जिस पर सूक्ष्म धनावेश गतिमान माना जाता है। और यहाँ से हमें ये पता चला कि जो धनावेश है उसकी बल रेखाएं बाहर की तरफ होती है। तो धनावेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है, निकलने के बाद कहाँ तक जाती है? अब अगर मैं ये आवेश परिमाण में बढ़ाता जाऊँ तो ये बल रेखाएं और दूर जाएगी। जहाँ तक विद्युत क्षेत्र रहेगा वहाँ तक ये बल रेखाएं जाएगी। विद्युत क्षेत्र के बाद तो आवेश भी गति करना बंद कर देगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र के बाहर आप आवेश रख दो, उसके बाद उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो अगर इसका परिमाण बढ़ाते जाएं तो ये बल रेखाएं और दूर जाती जाएगी। तो फिर हम ये मानते हैं कि जो धनावेश की बल रेखाएं वो धनावेश से तो निकलती है, बाहर की तरफ जाती है और अनंत तक जाती है, क्योंकि ये आवेश हम परिमाण में कितना भी ले सकते हैं। तो धनावेश की बल रेखाएं धनावेश से निकलती है और बाहर की तरफ जाती है। अब अगर हम बात करें ऋण आवेश की, जैसे मैंने यहाँ पर एक ऋण आवेश रख दिया कैपिटल Q, ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया चारों तरफ, और हमें रखना है सूक्ष्म धनावेश। परिभाषा में सूक्ष्म धनावेश की बात हुई है, तो ये परीक्षण आवेश जो आपको लेना है ये तो धनावेश ही लेना है। स्रोत आवेश हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक सूक्ष्म धनावेश रख देता हूँ, तो ये माइनस प्लस को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अब ये एक रास्ते का अनुसरण करता हुआ इसके पास आएगा, तो ये इस तरह से इसके पास आ रहा है, ये ऐसे पास आ रहा है। यहाँ रखता हूँ मैं, मान लो तो ये सॉरी यहाँ रखता हूँ तो ये ऐसे पास आएगा, यहाँ रखता हूँ तो ऐसे पास आएगा। यहाँ अगर मैं धनावेश रखता हूँ तो ऐसे पास आएगा, ऐसे पास आएगा, यहाँ रखूँगा तो ऐसे पास आएगा। तो इस तरह से ये धनावेश इसके पास आएगा। अब यहाँ से हमें क्लियर होता है कि ऋण आवेश की बल रेखाएं कैसी बनती है। तो ऋण आवेश की बल रेखाएं बनती है अंदर की तरफ। ऋण आवेश की बल रेखाएं कहाँ पे बनती है? अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ आती है तो कहाँ से आती है? तो फिर हम वही आंसर देंगे कि अनंत से आती है, क्योंकि ये परिमाण में हम कितना भी ले सकते हैं। तो धनावेश की बल रेखाएं धनावेश से तो बाहर की तरफ निकलती है और अनंत तक जाती है, पर ये एकल आवेश होना चाहिए, अकेला आवेश। जैसे यहाँ पे बस प्लस Q ही रखा हुआ है, उसके अलावा कोई सा भी नहीं रखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे ये माइनस Q अकेला एक आवेश रखा हुआ है। अब इसकी बल रेखाएं कहाँ से आती है? तो अनंत से आती है। कहाँ पे आती है? तो इसकी तरफ आती है, अंदर की तरफ आती है। और आपको भी ध्यान होगा कि ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होता है। जैसा भी हमने बोला कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है और ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे कि यहाँ पे बल रेखाएं कहाँ की तरफ आ रही है? तो बल रेखाएं आ रही है अंदर की तरफ। तो ऋण आवेश की बल रेखाएं अंदर की तरफ आती है। अब हमारा प्रश्न अगला है कि क्या बल रेखाएं, अगर हम धनावेश ऋण आवेश दोनों ही रख दें तो बल रेखाएं कैसे बनेगी? तो अब मैं यहाँ पर धनावेश भी रखता हूँ, ये धनावेश रख दिया मैंने और ये ऋण आवेश रख दिया मैंने। अब दोनों ही आवेश रख दिए। ये एकल आवेश थे, अकेला, ये भी अकेला। तो अकेले धनावेश की बल रेखाएं बाहर की तरफ, अकेले ऋण आवेश की बल रेखाएं अंदर की तरफ। और अगर दोनों ही आवेश रख दें हम, धनावेश ये भी स्रोत आवेश है, ये भी स्रोत आवेश है,
परीक्षण आवेश तो मैं अब छोड़ूंगा इनके बीच में, तो मैंने ये परीक्षण आवेश छोड़ दिया इसके बीच में यहाँ पे। तो ये धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ऋण आवेश को आकर्षित करेगा। तो बल रेखा, तो ये कहाँ की तरफ गति करेगा, धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ऋण आवेश को आकर्षित करेगा, तो ये इधर की तरफ जाएगा। तो ये इस रास्ते का अनुसरण करते हुए यूँ आएगा। तो ये बल रेखा बना दी हमने धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये ऐसे रास्ते का अनुसरण करता हुआ आएगा, यहाँ रखूंगा तो ऐसे रास्ते का अनुसरण करता हुआ आएगा, यहाँ रखूंगा तो ऐसे रास्ते का अनुसरण करता हुआ आएगा, ये ऐसे रास्ते का। तो ये बल रेखाएं बनाता जा रहा हूँ मैं, और आप देखोगे इसको तो आपको पता चलेगा बल रेखाएं आ रही है प्लस से माइनस। हमने विद्युत क्षेत्र में भी बात करी थी, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर प्लस और माइनस दोनों आवेश रखे हुए हैं तो विद्युत क्षेत्र होता है धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। तो ये इस तरह से बल रेखाएं निकलती जाएगी। ये मैंने यहाँ काटी नहीं है, ये यहाँ से चल के वापस इधर आ जाएगी और ये ऐसे वापस यहाँ आ जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर हमें क्लियर होता है कि बल रेखाएं धन आवेश से तो बाहर की तरफ निकलती है और ऋण आवेश की तरफ जाती है। और अगर दोनों ही आवेश धन आवेश रहेंगे, जैसे यहाँ बनाता हूँ मैं, अगर दोनों ही आवेश धन आवेश या दोनों ही आवेश ऋण आवेश रहे तो उनकी बल रेखाएं कैसी बनेगी, तो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये दोनों ही धन आवेश है। और अगर अब मैं यहाँ परीक्षण आवेश को छोड़ दूँ तो इस परीक्षण आवेश पर ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, ये भी प्रतिकर्षित करेगा इसको, ये भी प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन ये आवेश अभी इसके ज़्यादा पास है तो ज़्यादा बल ये लगाएगा, ये कम बल लगा पाएगा, तो ज़्यादा इसकी चलेगी। इसकी चलने का मतलब ये कि इसका प्रभाव रहेगा, तो ये इसको दूर भेजना स्टार्ट करेगा। ये इसको ऐसे दूर भेजेगा यहाँ तक, और फिर ये ऐसे चली जाएगी बल रेखा। तो ये बल रेखा ऐसे जाने का मतलब क्या हुआ कि वो जो धन आवेश है उसने इस रास्ते का अनुसरण किया, ये यूँ आया और ऐसे निकल गया। ऐसे इसलिए निकल गया क्योंकि इसने भी पास नहीं आने दिया, ये भी धन आवेश को पास आने नहीं देगा, ये भी प्रतिकर्षित करेगा, तो ऐसे निकल जाएगा। यहाँ रखूंगा तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ रखूंगा तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ रखूंगा तो ऐसे निकल जाएगा। तो धन आवेश की बल रेखाएं ऐसी बनेगी। अगर दोनों ही धन आवेश या दोनों ही ऋण आवेश है तो ये ऐसी बल रेखाएं बनेगी। ऋण आवेश में बस ये एरो में अंदर की तरफ लगाऊंगा क्योंकि वो आकर्षित होकर आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा आपको जहां विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पे भी एक बिंदु मिलेगा जहां पर विद्युत क्षेत्र जीरो होगा। विद्युत क्षेत्र जीरो इसलिए होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक आवेश रखूँ, जैसे मैंने यहाँ रख दिया धनावेश Q0, तो ये भी उसको प्रतिकर्षित करेगा और ये भी उसको प्रतिकर्षित करेगा। अब इस एरिया में तो इसका प्रभाव था, इस एरिया में इसका प्रभाव है, बीच में कहीं ना कहीं एक बिंदु आएगा जहाँ दोनों का प्रभाव इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसको ये प्रतिकर्षित करके नीचे भेज रहा है, ये इसको प्रतिकर्षित करके ऊपर भेजेगा, और जब ये बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है तो दोनों बराबर बल लगाएंगे तो आवेश कहीं गति नहीं करेगा। अब उस पर जितना बल इधर से लग रहा है उतना बल इधर से भी लग रहा है, और दोनों तरफ से बल अगर बराबर लग रहा है तो वो आवेश ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, जीरो। कोई बल भी नहीं लग रहा तो यहाँ बल भी जीरो हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र भी जीरो हो जाएगा। तो इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे ये दोनों आवेश तो परिमाण में बराबर लिए मैंने, इसलिए वो बिंदु हमें सेंटर में मिल गया। अगर दोनों आवेश परिमाण में अलग अलग रहे तो फिर वो बिंदु आपको सेंटर में नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा। तो उस पर आधारित कुछ सवाल भी हैं अपने, न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो जब भी हम करेंगे तो इस तरह की न्यूमेरिकल करेंगे हम कि दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो अभी तो हमने नॉर्मल बात कर ली हमारे बल रेखा के हिसाब से। तो यहाँ सेंटर पे विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, इसको बोलते हैं नल पॉइंट, उदासीन बिंदु, इसको बोलेंगे हम उदासीन बिंदु। तो दो धन आवेश की बल रेखाएं ऐसी बनेगी। तो ये हमने बल रेखाओं की बात करी, उसकी परिभाषा की बात करी कि धन आवेश की बल रेखाएं बाहर की तरफ होती है, ऋण आवेश की बल रेखाएं अंदर की तरफ होती है। धन आवेश और ऋण आवेश दोनों ही हैं तो बल रेखाएं प्लस से जाएगी माइनस की तरफ। ये भी कंप्लीट आप बना सकते हो वैसे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमने विद्युत बल रेखा है उसकी परिभाषा, उसके धन आवेश की बल रेखा कैसे बनती है, ऋण आवेश की बल रेखा कैसे बनती है, उसकी हमने बात करी। अब इसके बल रेखाओं के गुणों के बारे में हम बात करते हैं कि बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। पहला गुण तो यही है कि धन आवेश से बल रेखाएं बाहर निकलती है, धन आवेश से बल रेखाएं बाहर निकलती है। ऋण आवेश पर बल रेखाएं अंदर की तरफ आती है, जैसे मैंने वो मिटा दिया चित्र। ऋण आवेश पर जो बल रेखाएं होती है वो अंदर की तरफ आती है। अगर धन आवेश ऋण आवेश दोनों ही है तो बल रेखाएं प्लस से निकलकर माइनस की तरफ आती है, और दोनों अगर धन आवेश है तो बल रेखाएं इस तरह से बनेगी। तो पहला गुण तो यही है कि बल रेखाएं धन आवेश से निकल के ऋण आवेश की तरफ आती है, धन आवेश की बल रेखाएं बाहर की तरफ, ऋण आवेश की बल रेखाएं अंदर की तरफ आती है। अगला गुण इसका यह है कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक हैं, जो मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई तब भी बताया था कि आपको जैसे भी आवेश चलेगा तो वो रास्ता आपको दिखेगा तो है ही नहीं। तो काल्पनिक रेखाएं और सतत रेखाएं, बल रेखाएं अचानक टूट नहीं सकती है। अब जैसे अगर बल रेखाएं कहीं भी मैं तोड़ देता हूँ, जैसे मैंने बल रेखा यहाँ तोड़ दी ये से, तो अगर आप बल रेखाओं को अचानक तोड़ दोगे तो फिर जहाँ बल रेखा नहीं होती वहाँ विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ आवेश चला ही नहीं वहाँ विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। जैसे अब मैं बाहर की अगर बात करूँ तो यहाँ आवेश चलेगा ही नहीं, क्योंकि इस आवेश का प्रभाव यहाँ तक नहीं है, तो अब ये चलेगा ही नहीं, चलेगा नहीं तो कोई बल रेखा बनेगी नहीं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर
ये बल रेखा तोड़ दी, तो क्या बल रेखाएं अचानक टूट सकती है? तो बल रेखाएं अचानक नहीं टूट सकती, बल रेखाएं सतत रेखाएं होती है, लगातार आवेश चलेगा, क्योंकि इसका मतलब वही है। एक मतलब तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर यहाँ बल रेखा मैंने ऐसे हटा दी तो इसका मतलब ये कि आवेश यहाँ तक चला, फिर गायब हो गया, फिर यहाँ अपने आप उत्पन्न हुआ, फिर चलने लग गया, जो संभव नहीं है। दूसरा, बल रेखाओं का कहीं पे भी अनुपस्थित होना ये दर्शाता है कि वहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, अब ये कैसे संभव होगा ये देखिए आप। जैसे यहाँ एक पंखा लगाया मैंने, टेबल फैन, ये टेबल फैन है एक। अब यहाँ इसकी हवा आ रही है, सब जगह इसकी हवा आ रही है। अब अगर आपसे बोलूँ कि यहाँ इस एरिया में हवा नहीं आ रही है, अब इसकी यहाँ हवा है, यहाँ हवा है, यह हवा फेंक रहा है, सब जगह हवा है, बस इस एरिया में हवा नहीं आ रही, तो ये संभव नहीं है। उसी तरह से यहाँ सब जगह तो विद्युत क्षेत्र है और यहाँ विद्युत क्षेत्र ना हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो वही बात जैसे मैंने यहाँ फैन का समझाया आपको कि अगर हवा फेंकेगा ये तो सब जगह हवा जाएगी, ये सब जगह हवा रहेगी, तो यहाँ पे भी रहेगी हवा। उसी तरह से इस आवेश ने अगर विद्युत क्षेत्र बनाया तो यहाँ विद्युत क्षेत्र सब जगह, तो यहाँ भी होगा, तो यहाँ बल रेखाएं टूट पाएगी या नहीं टूट पाएगी? तो नहीं टूट सकती है। इसको मैंने आपको दो तरीके से बताया कि एक तो यहाँ क्या, यहाँ तक आवेश आया, गायब हो गया, फिर उत्पन्न हो गया, तो वो संभव ही नहीं है। दूसरा, अगर सभी जगह विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र जरूर होगा। इसको हमने इस उदाहरण से समझा। तो बल रेखाएं अचानक नहीं टूट सकती। बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं एक सतत वक्र होती है, ये अचानक नहीं टूट सकती। दूसरा, विद्युत बल रेखा के द्वारा अगर हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शानी है तो उसका भी एक गुण है। विद्युत बल रेखाओं द्वारा विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकाली जाती है? अब जैसे कोई बल रेखा है, ये मैंने एक बल रेखा बनाई, तीर का चिन्ह इधर का मतलब कि विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाइए, कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहाँ की तरफ होगा, तो आपको करना क्या है कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पूछा जाए उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दो। ये मैंने स्पर्श रेखा खींच दी। तीर का चिन्ह इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, तो विद्युत क्षेत्र जब इधर की तरफ है, एरो इधर लगा हुआ है, तो इधर एरो यहीं पे लगाऊंगा मैं, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अगर इस बिंदु पर पूछा जाए कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दो। अब तीर का चिन्ह लगाना है तो विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, तो तीर का चिन्ह मैं इधर लगाऊंगा। तो बल रेखा द्वारा क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाई जा सकती है? तो बल रेखा द्वारा हम विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शा सकते हैं। विद्युत क्षेत्र होगा उस बिंदु पर, जिस बिंदु पे आपसे विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी, उस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच दो और वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी। तो किसी भी बिंदु पे आप विद्युत क्षेत्र की दिशा पता कर सकते हो। इसके बाद अगला गुण है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। जैसे मैंने यहाँ पे भी बनाया, तो मैंने किसी भी बल रेखा को काटा नहीं है, सब अलग अलग बनाई है और किसी भी बल रेखा ने एक दूसरे को नहीं काटा। अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उससे होगा क्या, वो चेक कर लेते हैं। जैसे एक बल रेखा ये है और एक बल रेखा ये है, अब मैंने इन दोनों को काट दिया। काटने में क्या होगा वो देखते हैं हम, कि जैसे इस बिंदु की अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बिंदु इस बल रेखा पे है या इस बल रेखा पे, तो आपका आंसर होगा कि ये बिंदु तो दोनों बल रेखाओं पर है। अब अगर मैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछूं तो उसके लिए आपके पास ये गुण है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए उस पर स्पर्श रेखा खींच दो। अब अगर मैं इस बिंदु पर इस बल रेखा के हिसाब से स्पर्श रेखा खींचता हूं तो वो स्पर्श रेखा ऐसी बनेगी ये, और अगर मैं इस बल रेखा के हिसाब से स्पर्श रेखा खींचूं, क्योंकि ये बिंदु तो इस बल रेखा पे भी है, तो अगर मैं इसके हिसाब से स्पर्श रेखा खींचूं तो स्पर्श रेखा ऐसी बनेगी ये। तो आपको एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मिल गई। अगर तीन बल रेखा काटता तो हमें तीन दिशाएं मिलती। अब एक ही बिंदु पर एक ही टाइम पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं प्रकट हो रही है अगर बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो एक ही बिंदु पर एक ही टाइम पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं संभव नहीं हो सकती। एक टाइम पर किसी भी सदिश की एक ही दिशा हो सकती है। अब जैसे अगर मैं यूँ बोलूँ कि जैसे मैं इधर भी जा रहा हूँ और मैं इधर भी जा रहा हूँ एक ही टाइम पर, तो वो संभव नहीं, मैं एक टाइम पे एक ही दिशा में जा सकता हूँ। उसी तरह से यहाँ पर एक ही टाइम पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा संभव हो सकती है, और अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो एक से ज़्यादा दिशाएं प्रकट होगी जो कि संभव नहीं है। तो क्या दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है? तो इसका आंसर हम देंगे कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि अगर वो काटती है तो विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं प्रकट होगी जो कि संभव नहीं है। तो एक गुण इसका ये हो गया। अगला गुण इसका ये है कि किसी भी चालक में बल रेखाएं या तो समकोण बनाते हुए प्रवेश करती है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए या तो प्रवेश करती है, या 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर निकलती है। इस तरह से ये सही है, ये भी सही है। या तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर निकलेगी या 90 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रवेश करेगी। ऐसी बल रेखाएं गलत है। जैसे ये किसी कोण पर बना के बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही, तो ये ऐसी बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये भी गलत है। किसी भी कोण पर बल रेखाएं ना तो प्रवेश करती है ना बाहर निकलती है। हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए वो बाहर निकलेगी, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए वो प्रवेश करेगी। अगला गुण ये है, ये गुण हो गया। उसके बाद अगला गुण है कि किसी भी चालक के अंदर बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती। जैसे ये चालक है,
तो बल रेखाएं यहाँ तक तो आएगी, पर चालक के अंदर बल रेखाएं नहीं जाएगी। उसका कारण है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि चालक के में आप आवेश जब दोगे तो सारा आवेश सतह पे चला जाएगा, अंदर आवेश रहेगा ही नहीं। और वहाँ मैंने आपको बोला भी था कि अगर अंदर आवेश नहीं है तो अंदर विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, तो अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। और जैसा मैंने आपको भी बताया कि अगर कहीं पर बल रेखा नहीं है, कहीं पर भी बल रेखा नहीं है, तो वो विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थित होने को दर्शाता है। तो अगर यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसका मतलब यहाँ अंदर बल रेखाएं नहीं होगी, तो चालक के अंदर बल रेखाएं नहीं गुजरती, मतलब चालक के अंदर से बल रेखाएं नहीं गुजरती है। तो ये एक अगला गुण हो गया। एक गुण इसका ये है कि अगर दो बल रेखाएं आपको ऐसी नजर आती है, एक दूसरे के पास आती हुई, ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे से आकर्षित हो रही है, पास आ रही है, इसका मतलब ये कि ये दोनों बल रेखाएं समान आवेश की नहीं हो सकती, ये विपरीत आवेश की बल रेखाएं। अगर ये प्लस की है तो ये माइनस की है, और अगर ये प्लस की है तो फिर ये माइनस की है। और इस समय ये भी पता चलता है कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है, क्योंकि दो बल रेखाएं पास आ रही है। अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है इस तरह से, ये दोनों एक दूसरे को दूर धकेल रही है, इसका मतलब ये दोनों समान आवेश की बल रेखाएं, या अगर ये प्लस की है तो ये भी प्लस की है, और अगर ये माइनस की है तो ये भी माइनस की है। इस समय ये भी पता चलता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो दो बल रेखाएं अगर पास आती है तो वो विपरीत आवेशों की बल रेखाएं, दो बल रेखाएं एक दूसरे को दूर धकेलती है तो वो समान आवेशों की बल रेखाएं। इसके अलावा अगर बल रेखाएं ऐसी बनाऊं मैं, ऐसी बल रेखाएं बनाऊं, तो यहाँ पर आप देखोगे बल रेखाओं का घनत्व ज़्यादा है, मतलब बल रेखाएं पास पास है, तो ये दर्शाता है कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो प्रबल विद्युत क्षेत्र है। अगर बल रेखाएं पास पास नजर आए, इसका मतलब वहाँ प्रबल विद्युत क्षेत्र है। और जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ बल रेखाएं दूर दूर है, तो ये दर्शाता है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र दुर्बल है। तो बल रेखाओं का समीप होना यह दर्शाता है कि वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल है, बल रेखाओं का दूर दूर होना यह दर्शाता है कि वहाँ दुर्बल विद्युत क्षेत्र है। और अगर बल रेखाएं ऐसी है, समांतर है और बराबर दूरी पर है, अगर बल रेखाएं मैं ऐसी बनाऊं समान दूरी पर, ये सारी दूरियां समान है और समांतर है, तो ये दर्शाती है एक समान विद्युत क्षेत्र को। इन बल रेखाओं का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि जितना विद्युत क्षेत्र यहाँ है, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, सब जगह विद्युत क्षेत्र एक समान रहेगा। और ये हम बहुत काम में भी लेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र के हमारे कई सारे टॉपिक हैं, तो जब हमें एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना होगा तो हम ऐसे लाइन बनाएंगे, समांतर बल रेखाएं समान दूरी पर, समांतर भी है और समान दूरी पर है, और बल रेखाएं हैं, तो बल रेखाएं अगर बराबर दूरी पर है और समांतर है तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। तो एक गुण ये हो गया। इसमें एक गुण और है कि अगर एक धनावेश को, सूक्ष्म धनावेश को किसी बल रेखा पे छोड़ दिया जाए, जैसे मैंने यहाँ पे एक धनावेश को छोड़ दिया, तो वो धनावेश क्या करेगा, परीक्षण आवेश है, वो बल रेखा के पथ का अनुसरण करेगा। ये ऐसे इससे दूर जा रहा है तो बल रेखा के पथ का अनुसरण करेगा। अगर मैं यहाँ छोड़ दूं तो वो ऐसे जाएगा। आपको ध्यान हो तो हमने परिभाषा भी यही दी है, ये जिस रास्ते का अनुसरण करता है उसी को हम बल रेखा कहते हैं। अब मैं उसी रास्ते पे छोड़ दूंगा तो उसी रास्ते पे ही जाना है, लेकिन अगर हम इस पर बल लगा दें हमारी तरफ से, जैसे हमने इसको फ्री कर दिया था पहले तो, कि हमने इसको रख के और छोड़ दिया, तो ये अपने हिसाब से चलेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और बल रेखा के रास्ते का अनुसरण ये करेगा। लेकिन अगर मैं इस पर बल लगा दूं, जैसे मैंने इस पर बल लगा दिया इधर की तरफ, तो अब ये बल रेखाओं के पथ का अनुसरण करे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि अब तो हमने बल लगा दिया। पहले तो हमने इसको फ्री कर रखा था तो ये बल रेखा के पथ का अनुसरण कर रहा था, लेकिन अगर आप बल लगाते हो तो फिर तो ये आपके बल के अकॉर्डिंग चलेगा। आप अगर इधर बल लगाओगे तो ये इधर चलेगा, आप इधर बल लगाओगे इधर चलेगा। अब ये बल रेखाओं के पथ का अनुसरण करे यह आवश्यक नहीं है। तो ये हमने विद्युत बल रेखा और उसके गुणों के बारे में बात करी। बहुत सारे गुण हमने इसके लिखे हैं और परीक्षा में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं कि विद्युत बल रेखा को परिभाषित करो, उसके कुछ 3 या 4 गुण लिखो, या गुणों में से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं कि धनावेश की बल रेखाएं कहाँ की तरफ निकलती है, तो बाहर की तरफ निकलती है। ऋणावेश की बल रेखाएं अंदर की तरफ आती है। धनावेश ऋणावेश में बल रेखाएं धनावेश से निकल के ऋणावेश की तरफ आती है। इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। क्या बल रेखाएं अचानक टूट सकती है, तो इसका आंसर हम देंगे कि बल रेखाएं अचानक नहीं टूट सकती। बल रेखाओं का टूटना उस बिंदु पर उस जगह पर विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थित होने को दर्शाता है, जो कि संभव नहीं है। क्या 2 बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है, तो उसका भी आंसर दिया हमने कि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि अगर काटेगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं प्रकट होगी, जो कि संभव नहीं है। इसके अलावा भी आपसे और भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको ऐसा चित्र दे दिया और आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें बल रेखाएं सही है कि नहीं है। जैसे ये ऐसा चित्र दे दिया आपको, दोनों धनावेश है और आपको ऐसा चित्र दिया और आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें बल रेखाएं सही है या नहीं, तो इसका आंसर देंगे हम कि ये बल रेखाएं गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि धनावेश से बल रेखाएं निकल के धनावेश में जा रही है। अब आप ही बताइए, धनावेश से बल रेखा निकल के धनावेश जा सकती है क्या? तो नहीं जा सकती। धनावेश से ऋणावेश तो जा सकती है। अगर ये बल रेखा हम बोलते किसको है कि वो धनावेश ने जिस रास्ते पे गति करी। अब धनावेश यहाँ से यूं तो चला जाएगा
पर बताइए ये पास आने देगा क्या? तो ये पास आने नहीं देगा। तो बल रेखाएं धन आवेश से निकल के धन आवेश में कभी नहीं जा सकती। तो इसका आंसर हम क्या देंगे कि ये बल रेखाएं गलत है। हो सकता है आपको प्रश्न ऐसा पूछा जाए जिसमें ये आवेश आपको बोल दे कि ये ऋण आवेश है और बल रेखाएं बना रखी है ऐसी। अब पूछ लिया कि अब देखो हमें लग तो रहा है कि प्लस से निकल के माइनस में जा रही है, पर सही है या गलत है? तो यहाँ पे बल रेखाएं कट गई है। अब अगर बल रेखाएं कट जाती है तो वो संभव ही नहीं है। तो बल रेखाओं इस क्षेत्र में हम आंसर क्या देंगे कि दो बल रेखाएं जो यहाँ पर ये गुजर रही है, इन्होंने एक दूसरे को यहाँ काट दिया, तो ये बल रेखाएं संभव नहीं है। बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो ये कुछ प्रश्न की बात करी हमने, कई सारे प्रश्न बनते हैं इस पे विद्युत बल रेखा पे।